नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बंगाल में यूसुफ पठान समेत उन सांसदों को बीजेपी इसलिए नहीं लेती है क्योंकि वो मुसलमान हैं। इसलिए टीएमसी के तमाम सांसदों को नॉर्थ ईस्ट की किसी और पार्टी का रुख करना पड़ता है मर्जर के लिए। बंगाल की जनता ने टीएमसी को वोट दिया क्योंकि वो भाजपा से मुकाबला कर पाएगी, लेकिन मुसलमानों के वोटों से जीते हुए बीसियों सांसद टीएमसी से बगावत कर बीजेपी के सहयोगी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी के सांसदों को वोट देकर जिताता है, कांग्रेस के सांसदों को वोट देकर जिताता है कि वो देश में बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों में भी भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र में पहली बार उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को हिंदुत्व की आइडेंटिटी से हट करके वोट मिलता है, समर्थन मिलता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के सांसद भी चले जाते हैं भाजपा के साथ। सवाल यह कि मुसलमान इस देश में भरोसा करें तो करें किस पर, किस पार्टी पर, किस राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर मुसलमान भरोसा करें कि वो उसको वोट दें तो वो हमेशा के लिए उसके हितों के लिए लड़ सकें और उनसे मुकाबला कर सके जिन्हें मुसलमान नापसंद करते हैं। दरअसल इस थ्योरी को, इस विचार को समझने के लिए मैंने 3 तरह के आंकड़े जुटाए हैं। एक ऐतिहासिक, कि मुसलमानों में ये अलगाव, मुसलमानों को लेकर ये अलगाव क्यों है। दूसरा, देश में मुसलमान किन राजनीतिक पार्टियों को, किन राज्यों में सपोर्ट करते हैं, लोकसभा में इस समय मुसलमानों की स्थिति क्या है। तीसरा, मुसलमानों की आबादी, किन राज्यों में मुसलमान कितने ताकतवर है और किन इलाकों में मुसलमान कितने ताकतवर हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से मुसलमानों की स्थिति जिलेवार क्या है। सबसे पहले तो मुसलमान शब्द को लेकर के, मुस्लिम समाज को लेकर के जो अलगाव है, इस थ्योरी को समझना होगा, और वो अलगाव भाजपा की वजह से नहीं है, ये बात भी समझनी होगी। क्यों नहीं है, इसके लिए हमें एक ऐतिहासिक ट्रेल समझनी होगी। इतिहास में कई घटनाक्रम बारी बारी से ऐसे हुए जिन्होंने मुसलमानों को अन्य समाज या दूसरे धर्मों से अलग किया। भारत के अंदर 8वीं शताब्दी के बाद में इस्लाम का विस्तार हुआ, बहुत सारे लोग वहां से माइग्रेट होकर के हिंदुस्तान की सरजमी तक पहुंचे, मिडल ईस्ट से लेकर के तमाम इलाकों से यहां पहुंचे। लेकिन इस्लाम का हिंदुस्तान में मजबूती से पांव जमता है 1192 में, मोहम्मद गोरी के आगमन के बाद में। लेकिन 1192 दिल्ली सल्तनत पर कब्जे से लेकर के 1526 के खानवा के युद्ध होने से लेकर के 1857 की क्रांति तक मुस्लिम भारत का शासक वर्ग था। वो कोई प्रजा के बीच के समुदाय के तौर पर ट्रीट किया जाने वाला नहीं, बल्कि शासक वर्ग था। लेकिन 1857 की क्रांति, अंतिम मुगलिया बादशाहत के ढहने और हिंदुस्तान की बहुत बड़े हिस्से पर मुगलिया सल्तनत की जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के स्थापित होने के बाद से मुसलमान एक शासक वर्ग न होकर के प्रजा में कन्वर्ट हो गया, वो एक समुदाय में कन्वर्ट हो गया। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एएमयू की स्थापना की, ऐसे तमाम विचारकों और जो मुस्लिम समाज के जो लीडर थे, उन्होंने जो मुस्लिम समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का जो काम किया, उसके बाद में उस चेतना के परिणाम स्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, उसके बाद में पृथक निर्वाचक के क्षेत्रों की मांग करना और उस मांग को अंग्रेजों द्वारा पूरा किया जाना, धीरे धीरे वो एक के बाद एक कदम थे जो पृथकता का एहसास दिला रहे थे समाज के भीतर, जो समाज के भीतर मुसलमान को दूसरे तबकों से पृथक कर रहा था, अलग कर रहा था। इसके बाद टर्की के जो खलीफा थे उसको अंग्रेजों ने जिस तरीके से हटाया, उसको लेकर के भारत में जिस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तब हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रायोरिटी खिलाफत आंदोलन था। और इस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, फिर पृथक निर्वाचक केंद्रों की मांग होना, क्षेत्रों की मांग होना, उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, और 1940 में आते आते मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र का डिमांड करना, ये वो तमाम घटनाक्रम थे। और फिर आखिरकार 1947 में राष्ट्र का धर्म के नाम पर विभाजित हो जाना। ये पूरी
इस्लाम या मुसलमान समुदाय की भारत के भीतर राजनीतिक शासक वर्ग, समुदाय वर्ग, फिर राजनीतिक चेतना, अलग अलग चरणों के अंदर वो यात्रा थी जिसने एक पृथकता का समाज में बीज रोपा और वो बीज समय के साथ में इतना फलीभूत हुआ कि बच्चे बच्चे के जहन में मुसलमान अलग हैं ये भाव पैदा हुआ। और आजाद भारत में इस अलगाव का फायदा राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया। जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत के अंदर जो मुसलमान बचे उनको लेकर के नेहरू ने उसे वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज़ादी के बाद में गोविंद वल्लभ पंत को लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस पत्र में स्पष्ट रूप से जिक्र भी इस बात का था कि जो मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर रहे हैं उनको लेकर व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यानी कि आज़ादी के बाद मेरे कहने का मतलब यह है कि समय समय पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने उसे एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आज की स्थिति क्या है? इस यात्रा में आज वहां पर मुसलमान खड़ा है, उसके जहन में सवाल यह है कि आखिर वो भरोसा करें तो करें किस पर? देश में इस समय जो राजनीतिक सपोर्ट मुसलमानों का हासिल होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को हासिल होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को, बिहार के अंदर आरजेडी को ये समर्थन हासिल होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को ये समर्थन हासिल होता है, केरल के अंदर मुस्लिम लीग को वोट मिलते हैं, कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये वोट मिलता है, असम की तरफ चले जाते हैं तो एआईयूडीएफ को मुसलमानों का वोट मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों में जो भगदड़ मची हुई है, सारे के सारे भाजपा के साथ जाते हैं। और फिर यूसुफ पठान जैसा प्रकरण आता है जब ये खबरें चलती हैं कि भाजपा ये कहकर के यूसुफ पठान समेत उन सांसदों को बीजेपी में नहीं लेती है कि मुसलमान सांसदों को बीजेपी में ज्वाइन करने से बीजेपी की जो कोर लाइन है वो कॉम्प्रोमाइज, राजनीतिक तौर पर कॉम्प्रोमाइज होती है। देश में इस समय लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद है, जिसमें से उत्तर प्रदेश से 6 है, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस के टिकट पर है। पश्चिम बंगाल से 6 सांसद है, जम्मू कश्मीर से 2 हैं, बिहार और असम से 3-3 मुस्लिम सांसद है, केरल में भी 2 है और तेलंगाना और लद्दाख जैसे राज्यों में 1-1 मुस्लिम सांसद है। एमएलए की अगर बात की जाए तो ये संख्या समय समय पर बदलती रहती है अलग अलग विधानसभा चुनाव के हिसाब से, लेकिन लगभग 190 से 200 के लगभग देश भर में जो विधायक है वो मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 34 हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का या टोटल विधायकों की संख्या का 8.4% है, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या 19% के लगभग है। यानी 19% मुसलमानों को 8.4% का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ऐसा ही बाकी कई राज्यों का भी आंकड़ा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है लेकिन वहां पर उनको सपोर्ट या फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से कम मिलता है। मुस्लिम आबादी की अगर देश में बात करें तो 2017 की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हालांकि उसमें जो आंकड़े थे वो तो चौंकाने वाले थे। वो आंकड़े तो उस रिपोर्ट ने ये जस्टिफाई करने की कि दुनिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा मुसलमान है, और भारत के अंदर भी आंकड़े कुछ वैसे चौंकाने वाले थे, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा विश्वसनीय थी नहीं। हालांकि ये एक एजुकेशन रिसर्च वेबसाइट पर छपी हुई रिपोर्ट थी। लेकिन अगर 2001 के जनसंख्या आंकड़ों की अगर बात करें तो 13.43% भारत के अंदर मुस्लिम थे। देश के 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है। लक्षद्वीप 95.47%, जम्मू कश्मीर के अंदर 66% के लगभग 66.97%, असम के अंदर 30.92%, बंगाल के अंदर 25.25% और केरल के अंदर 24.70%। 5 राज्य वो जहां पर 20% से ज्यादा आबादी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 18.50%, 18.5% के लगभग, बिहार के अंदर 17.5% के लगभग है, 16.53% के लगभग। जनसंख्या बढ़ने के पीछे तमाम दूसरे कारण हैं। कई बार कुछ लोग इसे धर्मांतरण को एक बड़ी वजह मानते हैं, तो कुछ लोगों का तर्क यह है कि मुस्लिम प्रजनन दर यानी कि प्रति महिला द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों की औसतन संख्या अन्य धर्मों से ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ती है। प्रजनन दर एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अंदर मुसलमानों की प्रजनन दर 3.09% है, हिंदुओं की 2.65% है, ईसाई 2.35% है, जैन 2.02% है और सिख और बौद्ध धर्म में 1.96% प्रजनन दर है। यानी कि जितनी ज्यादा प्रजनन दर उस तबके की जनसंख्या बढ़ने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि धर्मांतरण भी उनकी जनसंख्या रेशियो के बढ़ने की एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें जिलेवार, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। रामपुर,
49.14% मुस्लिम, मुरादाबाद 45.54% मुस्लिम, बिजनौर 41.71% मुस्लिम, मुजफ्फरनगर 38.09% मुस्लिम, मेरठ 32.55% मुस्लिम। ये बड़ी मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं, लेकिन इस आबादी और इन आंकड़ों के बाद भी सवाल यही, जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, कि जब मुसलमान किसी को वोट देकर के जिताता है, वो भी समय के साथ में दूसरे धड़ों में चला जाता है, दूसरे पालों में चला जाता है, और जिन पालों की और मुसलमानों के वोटों पर जीते हुए सांसद दौड़ रहे हैं, उन पालों में, उन राजनीतिक दलों में मुस्लिम समाज को लेकर के स्वीकार्यता नहीं है, तो फिर आखिर देश का मुसलमान जाएं तो जाएं कहां, भरोसा करें तो करें किस राजनीतिक पार्टी पर? आपकी इसको लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।